नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। काला सागर में रूसी नाकाबंदी को दरकिनार कर यूक्रेन के कॉरिडोर का प्रयोग करते हुए पहला जहाज पहुंचा इस्तांबुल। हफ्ते भर पहले ओडिशा से रवाना हुआ था जहाज। जंग शुरू होने के पहले से बंदरगाह पर खड़ा था हांगकांग के झंडे वाला ये जहाज। अमेरिका ने नीदरलैंड्स द्वारा यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान की आपूर्ति को दी मंजूरी। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ने कीव के लिए बताया बड़ी बढ़त। रूस ने मॉस्को में फिर ड्रोन हमले की कोशिश को विफल करने का किया दावा। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से की फोन पर बात। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा। चाबहार बंदरगाह की पूर्ण क्षमता को साकार करने सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण वाले बफर जोन में तुर्की के अधिकृत वाले प्रशासन और शांति रक्षक बलों के बीच हुई झड़प। यूएन के 3 सैनिक घायल। बफर जोन में तुर्की द्वारा सड़क बनाने को लेकर बढ़ा विवाद। कनाडा के जंगलों में फिर भड़की आग। येलोनाइफ शहर के सभी 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश। देश में 1,000 से अधिक जगह पर लगी है आग। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। यूक्रेन और रूस में समय बीतने के साथ साथ युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। पिछले 18 महीने में कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी दिखा तो कभी रूस का। लेकिन अब युद्ध और भीषण हो सकता है क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाले हैं अत्याधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान। और इस सब के बीच रूस ने भी युद्ध को धार देने के लिए प्रशांत महासागर में चीन के साथ नौसेना अभ्यास शुरू कर दिया है। हर गुजरता वक्त यूक्रेन रूस युद्ध के लिए भारी पड़ता जा रहा है। पिछले 1.5 साल में दोनों देशों के बीच जंग की तीव्रता में कमी आने के बजाय और भीषण होती जा रही है। इन 18 महीनों के दौरान दोनों तरफ से वार पलटवार होता रहा। कभी यूक्रेन का जवाबी हमला तेज हुआ तो कभी रूसी मिसाइलें यूक्रेन को शहर दर शहर छलनी करती नजर आईं। अब ये जंग और भी भीषण होने की तरफ बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि यूक्रेन द्वारा लंबे समय से युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की मांग को अमेरिका ने पूरा करने का आश्वासन दे दिया। हालांकि अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति नीदरलैंड और डेनमार्क के जरिए करेगा। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेनी पायलट के प्रशिक्षण पूरा होते ही रूसी हमले से बचाव के लिए डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर दी जाएगी। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने अपने डेनिश और डच समकक्ष को पत्र भेजकर F-16 विमानों के हस्तांतरण अनुरोध को मंजूरी देने में तेजी लाने की बात कही। नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को F-16 विमान की आपूर्ति को मंजूरी देने को मील का पत्थर साबित होने वाला करार दिया। जंग के मैदान में F-16 विमानों के आने से रूस की चुनौती और अधिक बढ़ सकती है। उधर रूस ने मॉस्को में ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन से सुबह 4 बजे हमले की कोशिश की गई जिसे मार गिराया गया। मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन ने अपना रास्ता बदलते हुए मॉस्को स्थित एक तटबंध के क्षेत्र में गैर आवासीय इमारत पर उतरा। हालांकि घटना में किसी भी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से आया दूसरा ड्रोन एक मरीन ड्रोन था जिसे सेवस्तोपोल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मार गिराया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये ड्रोन काला सागर स्थित रूसी जंगी जहाज पर हमला करने की फिराक में था। देने के लिए प्रशांत महासागर में चीन के साथ नौसेना अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास पर जापान ने अपनी सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया।
जापान के मुताबिक विध्वंसक पोत सहित 11 चीनी और रूसी नौसैनिक जहाजों ने दक्षिणी जापान द्वीप ओकिनावा और मियाको के बीच जल सीमा को पार किया था, जो प्रशांत और पूर्वी चीन सागर तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग हैं। अपनी प्रतिक्रिया में चीन ने कहा कि रूसी नौसैनिक जहाजों के साथ जल सीमा पार करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के अनुरूप है। दरअसल संयुक्त सैन्य अभ्यास वाली जगह ताइवान के पूर्व में है, जहां अमेरिकी सैनिकों का सैन्य अड्डा है। उधर पूर्वी यूक्रेन में हर दिन जंग और तेज होती जा रही है। दोनों देश अपने अपने दावे में वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से ताजा वीडियो में रूसी सैनिकों द्वारा दूर से हमला करता दिखाया गया है, जिसमें रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी पूर्वी मोर्चे पर रूसी सेना को पीछे धकेलकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव को स्वतंत्र करा लेने का दावा किया। यूरोजेन नाम का यह गांव अजोव सागर के करीब स्थित है, जिससे यूक्रेन को एक बार फिर समुद्र के नजदीक पहुंचने का मौका मिल गया। डोनेस्क प्रांत में स्थित यूरोजेन को रूसी सेना का मजबूत पकड़ वाला क्षेत्र माना जाता था। इसलिए अगर यूक्रेन का दावा सही साबित होता है तो जेलेंस्की के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी। हालांकि यूरोजेन पर कब्जे के दावे को रूस ने झूठा करार दिया। रूसी सेना के मुताबिक यह गांव अभी भी रूस के नियंत्रण में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइप्रस में यूएन पीस कीपिंग फोर्स और तुर्की के नियंत्रण वाले साइप्रस सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रवक्ता के मुताबिक इस घटना में 3 सैनिक घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि किसी भी तरफ से गोली नहीं चली। क्या मामला है, आइए देखते हैं। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण वाले क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कार्य को लेकर यूएन पीस कीपिंग फोर्स और तुर्की के नियंत्रण वाले साइप्रस के सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुर्की की साइप्रस पुलिस और सेना की वर्दी पहने लोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के कर्मियों के साथ बदसलूकी की पुष्टि की है। तुर्की ने बुलडोजर के जरिए संयुक्त राष्ट्र प्रशासित बफर जोन से सीमेंट, बोलार्ड और कांटेदार तारों को उठाकर फेंक दिया है। ये घटना स्लोवाकिया के सैन्य टुकड़ी के नियंत्रण वाले सेक्टर 4 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रवक्ता के मुताबिक इस घटना में 3 सैनिक घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। हालांकि किसी भी तरफ से गोली नहीं चलाई गई। शुक्रवार की घटना की अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कड़ी निंदा की है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब साइप्रस का तुर्किश प्रशासन उस क्षेत्र से एक सड़क को ले जाने पर अड़ गया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र अपना नियंत्रण बताता है। ये घटना पाइला क्षेत्र में हुई, जिसे तुर्की में पाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये बफर जोन के पूर्वी छोर पर स्थित है। 180 किलोमीटर भूमि वाले इस गलियारे की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करता है और यही वो क्षेत्र है जो साइप्रस को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटता है। एक तरफ तुर्की के नियंत्रण वाला साइप्रस है तो दूसरी ओर ग्रीस के कब्जे वाला साइप्रस। तुर्की के हिस्से वाले साइप्रस के अधिकारी पाइला या पाइल को उत्तरी साइप्रस में स्थित समुदाय से जोड़ने वाली 11.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पहले ही इस पर चिंता जता चुका है। यूएन का कहना है कि इससे क्षेत्र की यथास्थिति बिगड़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसकी अनुमति के बगैर ही तुर्की प्रशासन ने क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया है। 1974 में ग्रीस के समर्थन से साइप्रस में हुए तख्ता पलट के बाद तुर्की ने इस पर हमला बोल दिया था। फिर बाद में ये 2 हिस्सों में बंट गया। हालांकि इसे एकीकृत करने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार विफल रहा। UNFICYP दुनिया भर में सबसे पुराने सक्रिय शांति मिशनों में से एक है। इसे 1960 में ग्रीस और तुर्की के साइप्रस के बीच हिंसा को दबाने के लिए पहली बार द्वीप पर भेजा गया था। और आइए अब देखते हैं एशिया का आईना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते लोगों से लोगों के मजबूत संबंधों सहित ऐतिहासिक और सभ्यतागत संपर्कों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी हब के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता की पहचान सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और यूनान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद ये ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी यूनान जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्ष में यूनान की ये पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ यूनान में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। ताइवान के उपराष्ट्रपति अपनी पराग्वे यात्रा पर आते और जाते समय अमेरिका में आधिकारिक तौर पर रुके। चीन ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल ताइवान के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका से चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। और आपको ये भी बता दें कि ताइवानी उपराष्ट्रपति विलियम लाई को चीन निजी तौर पर भी पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई अपनी अमेरिका की संवेदनशील यात्रा से वापस लौट आए हैं। यात्रा का समर्थन करने के लिए ताइवान के लोगों का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच द्वीप के आत्मविश्वास को दर्शाता है। लाई पराग्वे की यात्रा पर जाते और आते समय आधिकारिक तौर पर अमेरिका में रुके थे। पहले न्यूयॉर्क और फिर सैन फ्रांसिस्को में प्रागमन किया। पराग्वे ताइवान के औपचारिक संबंध बनाए रखने वाले 13 देशों में से एक है। लाई पराग्वे के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। चीन ने लाई के अमेरिका परागमन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें समस्या पैदा करने वाला बताया था। लाई ने अमेरिका में ताइवानी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। स्वदेश वापस लौटने के बाद उन्होंने देशवासियों का आभार जताया है। आपकी कड़ी मेहनत के कारण ताइवान की शक्ति और मजबूत हुई है और इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाया है कि ताइवान अच्छाई के लिए ताकत है, कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तव में ताइवान पर बहुत ध्यान देता है। यात्रा के दौरान ताइवान के अधिकारियों ने चीन द्वारा ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास की आशंका जताई थी। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी नौसेना को क्षेत्र में गश्त करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो इस शीर्षक के साथ जारी हुआ है कि कोई भी हमारी संप्रभुता का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ताइवान की सेना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ताइवान की डर का एक कारण यह है कि पिछले साल 2022 में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन जब अमेरिका गई थी तब चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द हफ्ते भर तक मिलिट्री ड्रिल की थी। हालांकि इस बार ताइवान ने अब तक द्वीप के आसपास किसी भी असामान्य चीनी सैन्य गतिविधि की सूचना नहीं दी है। लेकिन गुरुवार को जापान की सरकार ने बताया था कि विध्वंसक सहित 11 चीनी और रूसी नौसैनिक जहाज दक्षिणी जापान द्वीपों ओकिनावा और मियाको को पार किया था। ये क्षेत्र प्रशांत और पूर्वी चीन सागर तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। चीन ने एक बार फिर पराग्वे जाते समय ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई को अमेरिका में रुकने की अनुमति दी जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विलियम लाई को अमेरिका में 2 रुकने की अनुमति देना एक चीन सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर किया है। चीन इसका विरोध करता है और कड़ी निंदा करता है। लाई अगले साल जनवरी में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लाई लगातार खुद को ताइवान को आजादी दिलाने के लिए काम करने वाला नेता के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे में चीन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ताइवान 1949 से मुख्य भूमि चीन से स्वतंत्र रूप से शासित है। बीजिंग इस द्वीप को अपने प्रांत के रूप में देखता है, जबकि ताइवान का कहना है कि ये एक स्वायत्त देश है। बीजिंग ताइपे के साथ विदेशी राज्यों के किसी भी आधिकारिक संपर्क का विरोध करता है और द्वीप पर चीनी संप्रभुता को निर्विवाद मानता है। ताइवान के पास वर्तमान में केवल कुछ आधिकारिक राजनयिक सहयोगी हैं, जिनमें पराग्वे भी शामिल है। सऊदी अरब के दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये अनिर्धारित बैठक
अमीर अब्दुल्लाहियान के रियाद पहुंचने के एक दिन बाद हुई। अब्दुल्लाहियान गुरुवार को प्रिंस फैसल से मुलाकात के बाद कह रहे थे कि दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली की कोशिश सही दिशा में जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। कनाडा में जंगल की आग बेकाबू हो गई है। कई इलाकों में आपातकाल की घोषणा की गई है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। कनाडा की सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने में मदद कर रही है। ताज़ा सूचना तक देश भर में 1053 जगहों पर जंगल की आग जल रही थी, जिनमें से आधे से अधिक नियंत्रण से बाहर थीं। पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर पूर्व में क्यूबेक तक कनाडा के जंगल आग में धधक रहे हैं। कई क्षेत्रों में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। दमकल कर्मी आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की राजधानी येलो नाइफ की ओर तेजी से बढ़ रही है। आग के शहर से महज 15 किलोमीटर दूर रह जाने की खबर के बाद नागरिकों को शुक्रवार की दोपहर तक क्षेत्र को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। लोग सुरक्षा के लिए सैकड़ों मील दूर निकल गए हैं। वहीं दूसरे कई आपातकालीन उड़ानों के लिए लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। शहर से दक्षिण की ओर जाने वाले एकमात्र राजमार्ग पर कारों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। हवाई जहाज से पानी बरसाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल बम वर्षकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। येलो नाइफ की आबादी लगभग 20,000 है। अधिकारियों ने कहा है केवल उन लोगों को ही निकासी उड़ानों के लिए पंजीकरण कराना चाहिए जिनके पास सड़क मार्ग से जाने का कोई विकल्प नहीं है या जो बीमार हैं या कमजोर हैं। हम लोग येलो नाइफ में सन 1876 में आए थे। हमने जंगल की आग का ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से सुरक्षित निकाले गए लोगों को पास के प्रांत अल्बर्टा में 3 केंद्रों में रखा जा रहा है। अल्बर्टा में सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं। कनाडा इस साल रिकॉर्ड संख्या में जंगल की आग से जूझ रहा है। येलो नाइफ से लोगों को निकालने के लिए शुक्रवार के लिए 22 विमान निर्धारित किए गए थे और इसके जरिए करीब 1800 लोगों को निकाला जाना है। बाहर जाने वाले लोगों से एक स्कूल में रजिस्टर कराने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के बाद लोगों को हवाई अड्डे तक पहुंचाया जाएगा। कनाडा की सेना लोगों को पीली स्कूल बसों में बैठाने में मदद कर रही है। जंगल की आग से स्वदेशी समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे शिकार, मछली पकड़ने और देशी पौधों को इकट्ठा करने जैसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों को खतरा है। यह काफी डरावना है क्योंकि धुएं के साथ बेशक ये वास्तव में थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन आज सुबह धुआं बहुत गाढ़ा था और इसलिए मेरा मतलब है कि ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। उधर ब्रिटिश कोलंबिया के कोलोना शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिन गर्मी के सबसे चुनौतीपूर्ण दिन हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आपात स्थिति से निपटने के लिए
टीओ में कटौती कर अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में करीब 370 जगहों पर आग लगी हुई है, जिसमें से आधे से अधिक नियंत्रण से बाहर थीं। पिछले सप्ताह अमेरिका के हवाई द्वीप के मोयू में लगी आग में 100 से अधिक लोग मारे गए थे और एक ऐतिहासिक शहर नष्ट हो गया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। जिम्बाब्वे में 23 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए आम चुनाव होने वाला है। एक तरफ जहां चुनाव की तैयारी चल रही है, वहीं मतदान से पहले ये चुनाव विवादों में आ गया है। विपक्ष सरकारी तंत्र पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है। ऐसे में चुनाव के बाद अगर परिणाम अदालत के जरिए आए तो कोई बड़ी बात नहीं। 2018 में मुगाबे की विदाई के साथ ही जिम्बाब्वे के लोगों ने जिस उम्मीद से मनांगाग्वा को राष्ट्रपति चुना था, वो अगले 5 वर्ष में पूरा होता नहीं दिखा। लोगों को राष्ट्रपति से उम्मीद थी कि लंबे समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे जिम्बाब्वे में कम से कम विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा हो पाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। अब 23 अगस्त को जब जनता अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करेगी, तो जनता पिछले JANU-PF यानी जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनलिस्ट यूनियन पार्टी के पिछले 42 साल के कारनामों का हिसाब किताब अपने दिमाग में रखेगी। सर्वे में जनता का रुख भी यही था, क्योंकि पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली विपक्षी पार्टी सिटीजन्स कोएलिशन फॉर चेंज के पक्ष में दिख रहा था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ अपनाई जाने वाली प्रशासनिक रवैये ने बदलाव की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों की राय में ये चुनाव भी 4 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है। सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधा मीडिया प्रसारण के लिए नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें मतदाता सूची नहीं मुहैया कराई जा रही है और उनकी रैलियों में पुलिस द्वारा व्यवधान पैदा किया जा रहा है। हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि विपक्षी सदस्यों को इकट्ठा होने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अपने चुनाव प्रचार करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बेशक हम एक और विवादित चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है, मतदाता सूची के बिना आप चुनाव में कैसे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार करते हुए तर्क दिया है कि उन्होंने केवल विपक्षी अभियानों को नहीं रोका, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर दोनों प्रमुख दलों की रैलियों को रोका गया है। उधर मुख्य विपक्षी दल CCC ने मतदाता सूची की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों तक पहुंच की मांग के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसलिए चुनाव परिणाम के बाद मामला अगर अदालत चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इससे पहले भी देश में कई चुनाव नतीजे अदालत के रास्ते ही जनता तक पहुंची है। चुनाव पर निगरानी रखने वाली संस्था के मुताबिक जिम्बाब्वे के कई शहरों से मतदाताओं को सत्ताधारी दल द्वारा डराने धमकाने की खबरें आ रही हैं। ताजा सर्वे के आधार पर इलेक्टोरल रिसोर्स सेंटर यानी ERC ने बयान जारी कर कहा कि लोगों को चुनाव प्रबंधन निकाय पर भरोसा नहीं रहा। आगामी चुनाव में हम वास्तव में बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन हालात हर किसी के लिए कठिन है। मैं मतदान करने के लिए पंजीकृत हूँ, इसलिए मैं मतदान करने जाऊंगी, लेकिन काफी मतदाता इतने भाग्यशाली नहीं हैं। जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली लड़ाई 80 वर्षीय मनांगाग्वा और 45 वर्षीय वकील और पादरी नेल्सन चामिसा के बीच है, जो विपक्षी सिटीजन्स कोएलिशन फॉर चेंज का नेतृत्व करते हैं। दरअसल मनांगाग्वा ने 2018 के चुनाव में चामिसा को मामूली अंतर से हराया था, जिस पर विपक्ष ने कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया, लेकिन राष्ट्रपति की जीत को संवैधानिक न्यायालय ने बरकरार रखा। 23 अगस्त को होने वाले चुनाव में विपक्ष को उम्मीद है कि वह देश को अंतहीन आर्थिक संकट से उपजी निराशा से मुक्ति दिला सकते हैं, जिसके लिए उसने नए मतदाताओं का भरोसा जीतना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जिन युवा मतदाताओं ने कभी समृद्ध जिम्बाब्वे को नहीं देखा है, वे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अब विश्व संस्कृति। फ्रांस में पार्कों में टट्टुओं की सवारी बच्चों को बेहद पसंद है, लेकिन ये जल्द ही अतीत की बात होने वाली है।
दरअसल फ्रांस में पशु संरक्षण कानून के जरिए कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पशुओं के साथ होने वाली अमानवीयता को कम किया जा सके। हालांकि कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पेरिस के सार्वजनिक पार्कों में टट्टू की सवारी का लुत्फ उठाते बच्चे, लेकिन जल्द ही ये अतीत की बात बनकर रह जाएगा। पशु अधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से टट्टुओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने 2025 से पार्क में टट्टू की सवारी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पेरिस के चैम्प डे मार्स, पार्क मोनसोउ और पार्क डू लक्समबर्ग जैसे पार्कों में दशकों से खास तौर से सप्ताहांत और स्कूल की छुट्टियों के दौरान टट्टू की सवारी बच्चों के लिए मनोरंजन का लोकप्रिय जरिया रहा है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि टट्टुओं से लंबे समय तक काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें ताज़ा पानी और घास भी ठीक से मैसर नहीं होती है। अक्सर उन्हें शहर के बेलगाम ट्रैफिक में घंटों फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। टट्टू खिलौने नहीं है। बच्चे इन यात्राओं से उनके बारे में कुछ नहीं सीखते, कोई भावनात्मक संबंध नहीं बनता या टट्टुओं को मनोरंजन की वस्तु में बदल देता है। टट्टू की सवारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए एक याचिका पर 8400 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। 2021 में टट्टुओं की भलाई के लिए एक चार्टर पेश करने के बाद सिटी हॉल ने पिछले महीने सवारी ऑपरेटरों के लाइसेंस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है। पेरिस के कई पार्कों में टट्टू की सवारी का संचालन करने वाले स्टीफन माइकॉट का कहना है कि उनके आधे से अधिक टट्टू पहले ही घर बैठ चुके हैं और जो बचे हैं वो भी प्रतिवर्ष सिर्फ 150 दिन ही काम करते हैं। माइकॉट ने बताया कि 90 के दशक में उन्होंने ग्रामीण इलाकों से टट्टुओं को पेरिस लाना शुरू किया था। टट्टुओं को शहर के अस्तबलों में स्थितम से भी कम परिस्थितियों में रखा जाता था। आज लोग इसके लिए मुझे दोषी मानते हैं, लेकिन उस समय ग्रामीण इलाकों में खुली हवा वाले वातावरण में टट्टुओं को रखना और फिर जब वे काम करते हैं तभी उन्हें उनकी कार्यस्थल तक पहुंचाना एक वास्तविक सुधार था। टट्टुओं की सवारी पर प्रतिबंध को लेकर पेरिस के लोगों में शंकाएं पाई जा रही हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि बच्चों के मनोरंजन का ये बेहतरीन जरिया जल्द ही उनसे दूर चला जाएगा। उनका कहना है कि अगर प्रतिबंध लगता है तो सिटी हॉल को इसका उचित कारण बताना होगा। यदि केवल यह कहना है कि टट्टुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में सब कुछ बंद होना चाहिए। घुड़सवारी बंद होनी चाहिए, घोड़े पर पुलिस बंद होनी चाहिए, वंशावली के लिए घोड़ों का प्रजनन बंद होना चाहिए। 2021 में फ्रांस के सेनेट द्वारा एक नया पशु संरक्षण विधेयक अपनाया गया था, जिसका मकसद जानवरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का मुकाबला करने के साथ ही पशुओं और मनुष्यों के बीच संबंध को मजबूत करना था। इसके तहत आने वाले सालों में कई तरह के जानवरों को पालने और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर 2023 तक भालू और भेड़ियों की सवारी, टट्टू की सवारी या नाइट क्लबों या पार्टियों में जानवरों की प्रदर्शनी पर रोक लगाया जाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।